जब हम हिस्ट्री के बारे में सोचते हैं ना, तो दिमाग में एक बहुत ही क्लियर और सिनेमैटिक पिक्चर आती है। हाँ, मतलब बड़े बड़े राजे महाराजे, उनकी विशाल आर्मीज, तलवारें। एग्जैक्टली एक सिंपल कॉन्क्वेस्ट। एक देश की आर्मी आई, उसने दूसरे को हराया और बस बॉर्डर्स बदल गए। राइट। यही सबसे कॉमन परसेप्शन है। एक फिजिकल मिलिट्री टेकओवर जहां शेयर फोर्स से सब कुछ डिसाइड होता है। लेकिन आज हम जिन हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, इकोनॉमिक रिकॉर्ड्स और सेंचुरीज पुराने कंपनी चार्टर्स का विश्लेषण कर रहे हैं, वो एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताते हैं। हमारी आज की इस चर्चा का, इस डीप एनालिसिस का मेन मुद्दा यही बिल्कुल। और ये एक बहुत ही अजीब कॉन्ट्रास्ट है ना। एक तरफ इंडिया, जो उस वक्त ग्लोबल ट्रेड का सबसे बड़ा सेंटर था, जिसके पास दुनिया भर की वेल्थ थी, और दूसरी तरफ यूरोप के कुछ छोटे डैम्प आइलैंड्स और कंट्रीज। तलवारें या आर्मीज यहाँ मेन प्लेयर्स नहीं थे। यहाँ मेन प्लेयर थी एक सप्लाई चेन। एक लॉजिस्टिक्स का प्रॉब्लम। राइट, एक बड़ी लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम। ये एक बहुत ही सटीक ऑब्जर्वेशन है। हमारा मिशन आज सिर्फ डेट्स या ट्रीटीज याद करना नहीं है। हमारे सोर्सेज, जो बेसिकली 15वीं सेंचुरी से लेकर 18वीं सेंचुरी तक स्पैन करते हैं, उनको डिकोड करके हमें ये समझना है कि क्यों और कैसे एक प्योरली कमर्शियल एंटरप्राइज ने एक पूरे सब कॉन्टिनेंट पर अपना डोमिनेंस एस्टैब्लिश कर लिया। तो इस इन्वेस्टिगेशन को शुरू करते हैं 15th सेंचुरी के ग्लोबल लैंडस्केप से। रोमन एम्पायर डिक्लाइन हो चुका था। 7th सेंचुरी के आते आते अरब्स और ऑटोमन टर्क्स ने लैंड रूट्स और रेड सी पर एक सॉलिड मोनोपोली बना ली थी। ये एसेंशियली दुनिया का सबसे बड़ा चोक पॉइंट बन चुका था। 1453 एक डिफाइनिंग साल था इस कहानी में, जब कॉन्स्टेंटिनोपल का फॉल हुआ और ऑटोमन टर्क्स का कंट्रोल एस्टैब्लिश हुआ, तो उन्होंने ईस्ट और वेस्ट के बीच के ट्रेड पर एक स्ट्रिक्ट स्टेट मोनोपोली क्रिएट कर दी। राइट। उस वक्त के यूरोप को इंडियन कमोडिटीज की, खासकर स्पाइसेस, कैलिकोज और सिल्क की डेस्परेट डिमांड थी। स्पाइसेस वहां कोई लग्जरी आइटम नहीं थे, वो एक एब्सोल्यूट नेसेसिटी थी। मैं इस नेसेसिटी वाले पॉइंट को थोड़ा और समझना चाहता हूँ, क्योंकि आज काली मिर्च या ब्लैक पेपर हमारे टेबल पर एक नॉर्मल सी चीज़ है। उस वक्त लोग उसके लिए इतने डेस्परेट क्यों थे कि उन्हें नए कॉन्टिनेंट्स डिस्कवर करने पड़े? इसका सीधा कनेक्शन यूरोप के ज्योग्राफी और क्लाइमेट से है। सदियों पहले यूरोप के विंटर्स बहुत हार्श होते थे और उनके पास जानवरों को पूरी सर्दियों में खिलाने के लिए चारा, मतलब फॉडर, नहीं होता था। अच्छा। इसलिए ऑटम में उन्हें अपने ज्यादातर जानवरों को स्लॉटर करना पड़ता था। अब उस मीट को महीनों तक प्रिजर्व करने के लिए और उस प्रिजर्व किए हुए मीट के स्ट्रॉन्ग टेस्ट को मास्क करने के लिए काली मिर्च और बाकी स्पाइसेस एकमात्र सहारा थे। ओह वाह, तो सॉल्ट और पेपर बेसिकली उनके सर्वाइवल टूल्स थे। एग्जैक्टली। पर प्रॉब्लम ये थी कि ऑटोमन्स के कंट्रोल के बाद उनका ये डायरेक्ट लाइफ लाइन ब्रेक हो चुका था। अगर इसको आज के मॉडर्न सप्लाई चेन से कंपेयर किया जाए, तो अरब्स और वेनिशियंस उस वक्त के मिडलमैन बन चुके थे। इंडिया से 1 किलो काली मिर्च चलती थी और यूरोप तक पहुंचते पहुंचते इन मिडलमैन की वजह से उसकी कीमत 10 गुना, यानी 10 टाइम्स बढ़ा दी जाती थी। ह्यूज प्रॉफिट्स। बेसिकली यूरोपियंस को ये क्लियर हो गया था कि उन्हें ये मिडलमैन बाईपास करने पड़ेंगे। उन्हें अपना खुद का D2C यानी डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल चाहिए था। और इसी डायरेक्ट सप्लाई चेन की खोज ने ही उन्हें समुंदर की तरफ पुश किया। द स्पाइस रेस शुरू हो चुकी थी। और इस रेस में फर्स्ट मूवर्स थे पोर्टुगीज। 15th सेंचुरी का यूरोप रेनेसांस से गुजर रहा था। शिप बिल्डिंग और नेविगेशन में काफी एडवांस टूल्स आ चुके थे, जैसे कि कंपास, बेटर एस्ट्रोलबेस। हाँ, और ऐसी शिप्स जो डीप ओशन वेव्स को हैंडल कर सकें। पोर्टुगीज के प्रिंस हेनरी, जिन्हें द नेविगेटर कहा जाता था, उनका एक लाइफ लॉन्ग ऑब्सेशन बन गया था एक नया सी रूट ढूंढना। राइट। और इसी इंटेलेक्चुअल शिफ्ट और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का नतीजा था 1498, जब वास्को द गामा इंडिया के वेस्ट कोस्ट कैलिकट पहुंचे। यहाँ सोर्सेज में एक डिटेल है जो मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगी। वास्को ड गामा को अफ्रीका के कोस्ट से इंडिया तक गाइड करने वाला एक गुजराती पायलट था, जिसका नाम अब्दुल मजीद था। सही बात है। मतलब एक लोकल मैरिटाइम एक्सपर्ट ने ही उस D2C रास्ते को खोलने में मदद की, जिसने आगे चलकर लोकल ट्रेड को ही तबाह कर दिया। जब वो कैलिकट पहुंचे तो वहां के हिंदू रूलर ज़ैमोरिन ने उनका वेलकम किया था। पर पोर्चुगीज वहां सिर्फ एक फ्रेंडली D2C ब्रांड बनकर ट्रेड करने नहीं आए थे। उन्होंने आते ही रूल्स बदल दिए। बिल्कुल। इंडियन ओशन का सदियों से एक अपना टैसिट रूल ऑफ कॉन्डक्ट था। इंडियंस, अरब्स, अफ्रीकन, चाइनीज सब फ्रीली ट्रेड करते थे, पर किसी ने भी ओवरवेलमिंग डोमिनेंस या स्ट्रिक्ट मिलिट्री मोनोपोली क्लेम नहीं की थी।
सब अपना मार्जिन कमा रहे थे। पर पोर्चुगीज फ्री ट्रेड सिस्टम को तोड़ना चाहते थे, राइट? हाँ, जब वास्को ड गामा वापस गया तो वो अपने एक्सपेडिशन के टोटल एक्सपेंसेस से 60 टाइम्स ज्यादा प्रॉफिट लेकर गया। वेट, 60 टाइम्स? दैट्स इनसेन। या इस इनसेन प्रॉफिट मार्जिन ने पोर्चुगीज क्राउन को एक एग्रेसिव एक्सपेंशन मोड में डाल दिया। उन्होंने गवर्नर्स भेजना शुरू किया, जिसमें पहला नाम आता है फ्रांसिस्को दी अल्मीरा का, जिसकी स्ट्रैटेजी को ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता है। ये ब्लू वाटर पॉलिसी का कॉन्सेप्ट मुझे थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि ज्यादातर एम्पायर्स जमीन पर किले या फोर्ट्स बनाते हैं। इस पॉलिसी में अलग क्या था? अल्मीडा का विजन बहुत क्लियर था। उसका मानना था कि पोर्चुगीज मैन पावर इतनी कम है कि वो जमीन पर टेरिटरी होल्ड नहीं कर सकते। जमीन पर किले बनाने का मतलब है लोकल किंग से डायरेक्ट लैंड वॉर्स, जो वो हार जाएंगे। मेक सेंस। इसलिए उसने फोर्स का पूरा फोकस समुद्र पर रखा। उसका मानना था जब तक आप समुद्र पर पावरफुल है तब तक इंडिया आपका है। उसने लैंड कॉन्क्वेस्ट की जगह नेवल डोमिनेंस को चुना, और इसको एनफोर्स करने के लिए उन्होंने एक सिस्टम बनाया जिसे कार्टेज सिस्टम कहा गया। मैंने इस कार्टेज सिस्टम के बारे में पढ़ा। मुझे ये बिल्कुल आज के जमाने के मैरिटाइम टोल प्लाजास जैसा लगा, एक स्ट्रिक्ट परमिट सिस्टम। पर ये फिजिकली काम कैसे करता था? क्या वो लिटरली समुद्र के बीच में शिप्स को रोकते थे? इसेंशियली हाँ, पोर्टुगीज शिप्स इंडियन ओशन में पेट्रोल करते थे। अगर किसी भी व्यापारी की शिप के पास ये कार्टेज यानी पोर्टुगीज परमिट नहीं होता था, तो उनके पास राइट था कि वो उस शिप का कार्गो कॉन्फिस्केट कर लें या उस शिप को डुबा दें। वाओ, सीधा डुबा दें? हाँ, और ये परमिट खरीदने के लिए शिप्स को पोर्टुगीज पोर्ट्स पर आना पड़ता था, जहां उन्हें कस्टम ड्यूटीज भी देनी पड़ती थी। उन्होंने समुद्र को एक हाईवे बना दिया जहां टोल टैक्स उनके अकाउंट में जा रहा था। एक छोटा सा देश पूरे इंडियन ओशन पर टोल टैक्स कलेक्ट कर रहा था। अनबिलीवेबल। लेकिन अल्मेडा के बाद एंट्री होती है अल्फोंसो दे अल्बरक्वेके की, जिसे सोर्सेज रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज पावर इन इंडिया कहते हैं। उसने अल्मेडा की सिर्फ समुंदर वाली पॉलिसी को थोड़ा मॉडिफाई किया, राइट? अल्बुकुर्गे एक स्टेप आगे गया। वो समझ गया था कि सिर्फ समुद्र में घूमने से मोनोपोली सस्टेन नहीं होगी। उन्हें इंडियन ओशन के सभी स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट्स पर कंट्रोल चाहिए था। रेड सी का मोहाना, ऑरमुज, मालाबार और मलक्का। राइट। और सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया 1510 में, जब उसने बीजापुर के सुल्तान को हराकर गोवा कैप्चर किया। ये टेरिटरी अलेक्जेंडर द ग्रेट के बाद पहली बार किसी यूरोपियन के डायरेक्ट कंट्रोल में आई थी। अब अगर अल्बुकुर्के की डिसीजंस को पढ़ते हुए एक और चीज बहुत इंटरेस्टिंग लगी। उसने गोवा में सती सिस्टम को अबॉलिश कर दिया था। सुनने में ये एक बड़ा प्रोग्रेसिव सोशल रिफॉर्म लगता है, लेकिन क्या 16वीं सेंचुरी का एक कॉलोनियल इन्वेडर जेन्युइनली ह्यूमन राइट्स के बारे में सोच रहा था, या इसके पीछे कोई ठंडी कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी थी? ये प्योरली एक स्ट्रैटेजिक और डेमोग्राफिक मूव था। अल्बुकर्क चाहता था कि उसके लोग इंडिया में परमानेंटली सेटल हों और एक लॉयल लोकल पॉपुलेशन क्रिएट करें। उसने अपने पोर्चुगीज सोल्जर्स को इनकरेज किया कि वो लोकल इंडियन औरतों से शादी करें। अच्छा, ओके। अब अगर एक पोर्चुगीज हस्बैंड की डेथ हो जाती, तो वो नहीं चाहता था कि उसकी विडो और उसके पोटेंशियल बच्चे, जो मिक्स्ड रेस और लॉयल थे, सती की वजह से खत्म हो जाएं। सती अबॉलिश करने से उसने लोकल पॉपुलेशन में अपने सेटलमेंट्स के आसपास एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट किया, ताकि एक नई जनरेशन तैयार हो सके जो क्राउन के प्रति वफादार हो। ये एम्पायर बिल्डिंग का एक बहुत डीप मैकेनिज्म था, जिसे बाद में नीनो तुकुना ने 1530 में फॉर्मली आगे बढ़ाया, जब उसने गोवा को ऑफिशियल हेडक्वार्टर्स डिक्लेयर कर दिया। बिल्कुल सही। तो एक तरफ उनके पास ऐसी सोफिस्टिकेटेड प्लानिंग थी, बेस्ट शिप्स थे, नेवल टोल प्लाजास थे, गोवा जैसा स्ट्रॉन्ग होल्ड था। फिर अचानक ये सब बिखरना कैसे शुरू हो गया? जो डोमिनेंस उन्होंने इतनी मेहनत से बनाई थी, वो कंप्लीटली फेल क्यों हो गई? इस कोलैप्स के कई अंडरलाइंग कॉजेस थे जो एक साथ ट्रिगर हुए। सबसे बड़ा फैक्टर था उनकी एक्सट्रीम रिलीजियस इंटॉलरेंस। जब वो इंडिया आए थे तो अपने साथ क्रिश्चियनिटी प्रमोट करने का ज़ील और मुस्लिम्स के खिलाफ एक डीपली रूटेड हेट्रेड लेकर आए थे। गोवा में उन्होंने इंक्विजिशन इंट्रोड्यूस किया। राइट, मैंने इसके बारे में पढ़ा है। ये एक ब्रूटली वायलेंट सिस्टम था जहां फोर्स कन्वर्जन्स करवाए गए, और जो लोग फॉलो नहीं करते थे, चाहे वो हिंदूज हो या मुस्लिम्स, उन्हें एग्रेसिवली परसिक्यूट किया गया। इस इंटॉलरेंस ने लोकल रूलर्स और आम जनता के दिलों में उनके लिए नफरत पैदा कर दी। वो लोकल अलायंसेस मेंटेन नहीं कर पाए। और सोर्सेज ये भी बताते हैं कि वो लोग धीरे धीरे रिस्पेक्टेबल मर्चेंट से सी पायरेट्स में बदल गए थे।
हुगली रिवर के पास उनकी पायरेसी और स्लेव ट्रेडिंग इतनी बढ़ गई थी कि शाहजहां ने डायरेक्टली इंटरवीन करके उनको वहां से निकाल बाहर किया। सही कहा। और इस इंटरनल केओस के बीच एक मैसिव एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन भी आ गया, द डिस्कवरी ऑफ ब्राजील। ओह राइट। जब पोर्चुगीज ने अटलांटिक के उस पार ब्राजील को डिस्कवर किया तो उन्हें वहां गोल्ड और मैसिव लैंड मास मिल गया। उनकी ब्यूरोक्रेसी और कॉलोनाइजिंग एनर्जी का पूरा फोकस वहां शिफ्ट हो गया। इंडिया उनके पोर्टफोलियो में सेकेंडरी एसेट बन गया। और इसी वक्त इस इंस्टेबिलिटी का फायदा उठाने के लिए एंट्री होती है एक नए प्लेयर की जो प्योरली रूथलेसली बिजनेस माइंडेड था, द डच। द डच पिवट, ये मेरे लिए इस डीप डाइव का एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग हिस्सा है। 1602 में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी द नेदरलैंड्स, जिसे VOC भी कहते हैं, फॉर्म होती है। वो इंडिया आते हैं, पुलिकट, सूरत, कोचिन में फैक्ट्रीज भी लगाते हैं, लेकिन उनका गेम प्लान पोर्चुगीज से बिल्कुल अलग था। डच मर्चेंट्स का अप्रोच मैथमेटिकली ड्रिवन था। उन्होंने पूरे एशियन लैंडस्केप को स्कैन किया और एक लॉजिकल कैलकुलेशन की। उन्हें रियलाइज हुआ कि इंडिया के टेक्सटाइल्स और कॉटन में प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, लेकिन रियल एक्सपोनेंशियल वेल्थ वहां नहीं है। तो कहाँ थी रियल वेल्थ? असली वेल्थ थी इंडोनेशिया में, जिसे उस वक्त स्पाइस आइलैंड्स कहा जाता था। वहां के ब्लैक पेपर और खासकर नटमेग यानी जायफल और मेस यानी जावित्री जैसी स्पेसिफिक स्पाइसेस की यूरोप में एस्ट्रोनॉमिकल डिमांड थी। नटमेग लिटरली उस वक्त अपने वजन के बराबर गोल्ड के मोल बिकता था। एक सेकेंड, तो क्या इसका मतलब ये है कि उन्होंने डिलिबरेटली इंडिया जैसे मासिव और रिच मार्केट को छोड़ दिया? ज्यादातर लोग इसे एक ब्लंडर मानेंगे। क्या उस वक्त इंडिया पर फोकस ना करना एक बिजनेस मिस्टेक थी? नहीं, अगर आप 17th सेंचुरी की इकोनॉमिक्स को देखें तो ये कोई ब्लंडर नहीं, एक मास्टर स्ट्रोक था। कैसे? द डच VOC दुनिया की पहली जॉइंट स्टॉक कंपनी थी। उन्हें अपने पब्लिक शेयर होल्डर्स को मैक्सिमम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देना था। उनका कैलकुलेशन सिंपल था, हम अपनी आर्मी और शिप्स को इंडियन सबकॉन्टिनेंट के पावरफुल किंग से लड़ने में वेस्ट क्यों करें, जब हम छोटे इंडोनेशियन आइलैंड्स को कंप्लीटली मोनोपोलाइज करके 1000% प्रॉफिट कमा सकते हैं। उन्हें ग्लोरी या रिलीजन स्प्रेड करने का शौक नहीं था, उन्हें सिर्फ मोनोपोली चाहिए थी। लेकिन इंडोनेशिया के उस लुक्रेटिव मार्केट में उन्हें अकेले तो ट्रेड करने नहीं दिया गया होगा। इंग्लिश कंपनी भी तो तब तक पिक्चर में आ चुकी थी। बिल्कुल, और यहीं पर एंग्लो डच राइवलरी बहुत वायलेंट, ऑलमोस्ट माफिया गैंग वॉर जैसी बन गई। इसका क्लाइमैक्स था 1623 का एम्बोयना मैसेकर। राइट। इंडोनेशिया के एम्बोयना आइलैंड पर डच ने 10 इंग्लिश और 9 जापानीज लोगों को ब्रूटली टॉर्चर करके मार दिया था। उस ब्लड बाथ के बाद दोनों पार्टीज को रियलाइज हुआ कि एंडलेस वॉर्स उनके बिजनेस मॉडल को डिस्ट्रॉय कर रही हैं। उन्होंने आपस में एक मार्केट डिवीजन कर लिया। 1667 में एक कॉम्प्रोमाइज हुआ। इंग्लिश बोले, ठीक है, हम इंडोनेशिया का स्पाइस ट्रेड तुम्हारे लिए छोड़ते हैं, और डच बोले, हम इंडिया में तुम्हारे रास्ते में नहीं आएंगे। हालांकि सोर्सेज कहते हैं कि आगे चलकर 1759 के बैटल ऑफ बिदारा में इंग्लिश ने बचे कुचे डच इन्फ्लुएंस को इंडिया से कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया। सही बात है। लेकिन इस म्यूचुअल कॉम्प्रोमाइज ने एक वैक्यूम क्रिएट कर दिया, जिसका सबसे ज्यादा फायदा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला। और यहां से हमारे इस एनालिसिस का सबसे क्रूशल चैप्टर शुरू होता है, द एंट्री ऑफ द इंग्लिश। 1600 में क्वीन एलिजाबेथ I ने इनको एक रॉयल चार्टर दिया था। द ईस्ट इंडिया कंपनी या EIC, इनका स्ट्रक्चर समझना सबसे जरूरी है। ये कोई स्टेट स्पॉन्सर्ड मिलिट्री फोर्स नहीं थी। ये बेसिकली मर्चेंट एडवेंचरर्स का एक प्राइवेट सिंडिकेट था, एक प्राइवेट स्टार्टअप की तरह। हाँ, इनका प्राइमरी और सोल ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट था, और उनका अर्ली अप्रोच काफी डिप्लोमेटिक था। 1615 में सर टॉमस रो मुगल एम्परर जहांगीर की कोर्ट में गए थे। उनका गोल टेरिटरी जीतना नहीं था, उनका गोल था प्रैक्टिकली पूरे मुगल एम्पायर में ट्रेडिंग राइट्स और फैक्ट्री सेटअप करने की परमिशन लेना। पर डिप्लोमेसी अपनी जगह है, एक कमर्शियल एज चाहिए होती है। और सोर्सेज कहते हैं कि EIC का गेम चेंजर मोमेंट आया 1717 में, जब मुगल एम्परर फरूख सियार ने उन्हें एक फरमान इशू किया। हिस्टोरियंस इसको EIC का माग्ना कार्टा कहते हैं। मैंने इस फरमान की डिटेल्स पढ़े और मुझे लगा ये तो आज के ज़माने में किसी मेगा कॉर्पोरेशन को लाइफ टाइम फ्री टैक्स वेवर देने जैसा है। ये कंपैरिजन काफी हद तक सही है। इस फरमान के तहत
बंगाल में EIC को अपने सारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी से छूट मिल गई थी और उसके बदले उन्हें सिर्फ साल का 3,000 रुपए देना था। जो कि पीनट्स था उनके वॉल्यूम के हिसाब से। एग्जैक्टली। इसके अलावा उन्हें दस्तकों यानी फ्री पासेस इशू करने का राइट मिल गया ताकि उनका गुड्स फ्रीली मूव कर सके बिना चेकपोस्ट्स पर रुके। हैदराबाद और सूरत में भी उन्हें इमेंस प्रिविलेजेस मिल गए। लेकिन मुझे यहाँ एक मैकेनिक्स का प्रॉब्लम नजर आ रहा है। एक पावरफुल मुगल एम्परर एक फॉरेन कंपनी को इतने मैसिव टैक्स वेवर्स क्यों देगा? क्या फर्रुखसियर समझ नहीं पाया कि वो अपने ही एम्पायर का रेवेन्यू सिस्टम डिस्ट्रॉय कर रहा है? उस वक्त मुगल एम्पायर औरंगजेब की डेथ के बाद ऑलरेडी इंटरनली फ्रैगमेंट हो रहा था। फर्रुखसियार को लोकल नवाब्स और राइवल फैक्शन से काफी प्रेशर था। उसे एक्चुअली इंग्लिश शिपिंग और उनकी नेवल सिक्योरिटी की जरूरत थी अपने खुद के ट्रेड रूट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। अच्छा, एक म्यूचुअल डिपेंडेंसी थी। हाँ। दूसरा, EIC ने कुछ डिप्लोमेटिक और पर्सनल फेवर्स भी किए थे। लेकिन मैकेनिज्म की बात करें तो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन ने सोचा कि ये एक माइनर कंसेशन है ट्रेड फ्लो बनाए रखने के लिए। वो ये फोर्सी नहीं कर पाए कि EIC इन डस्टक्स का मैसिव अब्यूज करेगी। अब्यूज कैसे? कंपनी के ऑफिशियल्स अपने पर्सनल प्राइवेट ट्रेड के लिए भी इन पासेस का यूज करने लगे, जिससे लोकल इंडियन मर्चेंट्स कंप्लीटली आउट कम्पीट हो गए और बंगाल का ट्रेजरी ड्रेन होने लगा। एक स्ट्रोक ऑफ पेन से EIC को अपने सारे यूरोपियन और लोकल राइवल्स के ऊपर एक अनबीटेबल कंपेटिटिव एज मिल गया और ये एडवांटेज उन्हें आगे चलकर बहुत काम आया क्योंकि उनका आखिरी और सबसे फॉर्मिडेबल राइवल अभी मैदान में था, द फ्रेंच। फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी तक पोर्टुगीज साइडलाइन हो चुके थे, डच इंडोनेशिया जा चुके थे। अब रियल क्लैश होना था इंग्लिश और फ्रेंच के बीच, द कर्नाटिक वॉर्स। लेकिन इन वॉर्स के डिटेल्स में जाने से पहले मुझे इन दोनों कंपनीज के स्ट्रक्चर का कंट्रास्ट बड़ा अजीब लगा। एक तरफ इंग्लिश EIC एक हाईली एग्रेसिव प्राइवेट एंटरप्राइज थी, दूसरी तरफ 1664 में मिनिस्टर कॉलबर्ट्स ने जो फ्रेंच कंपनी दे जिंदे ओरिएंटालिस बनाई, वो प्रैक्टिकली गवर्नमेंट का ही एक स्लो ब्यूरोक्रेटिक डिपार्टमेंट थी। एग्जैक्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो फ्रेंच कंपनी मोनार्क ने बनाई थी, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स गवर्नमेंट अपॉइंट करती थी और मैक्सिमम शेयर्स क्राउन के थे। यहाँ मैकेनिक्स समझने वाली बात यह है कि फ्रेंच पब्लिक या शेयर होल्डर्स को इस कंपनी के प्रॉफिट या लॉस में कोई एक्टिव इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि गवर्नमेंट ने उन्हें गारंटी डिविडेंड का प्रॉमिस किया था। तो मोटिवेशन ही नहीं था। बिल्कुल नहीं। इस लैक ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट और ओवर ब्यूरोक्रेटाइजेशन का मतलब था कि उनमें वो एंटरप्रेन्योरियल सर्वाइवल इंस्टिंक्ट नहीं थी जो इंग्लिश कंपनी में थी। डिसीजन लेने में बरसों लग जाते थे। लेकिन उनके पास एक ऐसा अस्त्र था जिसने इंग्लिश की नींद उड़ा दी थी, उनका विजनरी गवर्नर जोसेफ फ्रांसवा डुप्लेक्स। जब मैं फ्रेंच सेक्शन पढ़ रहा था तो डुप्लेक्स का नाम बिल्कुल स्टैंड आउट करता है। उसे एक मास्टर ऑफ डिप्लोमेसी कहा गया है, पर एक ट्रेडिंग कंपनी का मैनेजर इंडियन जियोपॉलिटिक्स में किंग मेकर कैसे बन गया? इसका मैकेनिज्म क्या था? डुप्लेक्स पहला यूरोपियन था जिसने उस वक्त के फ्रैगमेंटेड इंडियन जियोपॉलिटिक्स का एक फ्लॉ स्पॉट किया। मुगल अथॉरिटी वीक हो चुकी थी और छोटे छोटे इंडियन रूलर्स आपस में थ्रोन के लिए लड़ रहे थे। डुप्लेक्स ने एक नया मैकेनिज्म इन्वेंट किया जिसे आगे चलकर हम सब्सिडरी अलायंस कहते हैं। ओह, ये उसने शुरू किया था? हाँ, उसने सोचा क्यों ना मैं अपनी हाईली ट्रेन्ड डिसिप्लिन्ड यूरोपियन आर्मी को इन लोकल रूलर्स को रेंट पर दे दूं। बदले में जब वो रूलर उसकी मदद से जीत जाएगा तो वो फ्रेंच कंपनी को मैसिव कैश, टेरिटरीज और कमर्शियल कंसेशंस देगा। एक तरह से ये एक प्रोटेक्शन रैकेट था जहां लोकल किंग्स इसेंशियली इनके पपेट्स बन गए। द अल्टीमेट जियोपॉलिटिकल लेवरेज। और इस स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा ग्राउंड टेस्ट हमें 3 कार्नेटिक वॉर्स में देखने को मिलता है। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, जो 1740 से 1748 तक चला, वो रफली यूरोप में चल रहे ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन का रिफ्लेक्शन था। यहाँ एक बैटल हुई, बैटल ऑफ सेंट थॉम। सोर्सेस कहते हैं कि इस बैटल ने आंखें खोल दी। कैसे? क्या हुआ था वहां? सेंट थॉम एक्चुअली उस पूरी सदी की सबसे ट्रांसफॉर्मेशनल बैटल्स में से एक है। नवाब ऑफ कर्नाटक की एक विशाल इंडियन आर्मी थी जिसमें हजारों सिपाही थे। उनका मुकाबला था एक बहुत ही छोटी सी फ्रेंच फोर्स से जिसे कैप्टन पैराडाइज लीड कर रहे थे। पर उस छोटी फोर्स ने उस ह्यूज आर्मी को कंप्लीटली क्रश कर दिया। एक छोटी सी फोर्स ने? हाँ,
इसका डायरेक्ट मैकेनिज्म उनकी मिलिट्री टैक्टिक्स थी। इंडियन आर्मीज उस वक्त मास चार्जेस पर रिलाई करती थीं, बिना किसी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के। वही फ्रेंच इन्फेंट्री ने लाइन फॉर्मेशंस यूज की, डिसिप्लिन वॉली फायर की, जहां एक लाइन फायर करती है और दूसरी रीलोड करती है, और उनके फील्ड आर्टिलरी पीसेस बहुत तेजी से मूव करते थे। राइट। इस बैटल ने पूरे सब कॉन्टिनेंट को एक मैसेज दिया कि एक छोटी यूरोपियन ट्रेन फोर्स प्रॉपर ड्रिल और डिसिप्लिन के साथ किसी भी लार्ज कन्वेंशनल इंडियन आर्मी को हरा सकती है। उसके बाद आता है सेकेंड कार्नाटिक वॉर। ये मेनली हैदराबाद और कर्नाटक के इंटरनल सक्सेशन डिस्प्यूट्स पर बेस्ड था। शुरू में ड्यूप्लेक्स की किंग मेकर स्ट्रैटेजी ब्रिलियंटली काम कर रही थी। उसने अपने पसंद के कैंडिडेट्स को थ्रोन्स पर बिठा दिया था। लेकिन तभी वो ब्यूरोक्रेटिक फ्रेंच स्ट्रक्चर बीच में आ गया। कांस्टेंट वॉर्स की वजह से फ्रेंच कंपनी फाइनेंशियल स्ट्रेन फेस कर रही थी, और इस प्योरली शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पैनिक में फ्रेंच अथॉरिटीज ने डिजास्टर्स डिसीजन लिया। उन्होंने ड्यूप्लेक्स को 1754 में वापस फ्रांस रिकॉल कर लिया। यहां मैं रुककर पूछना चाहता हूं, अगर ड्यूप्लेक्स वापस नहीं जाता तो क्या होता? क्या इसको रिकॉल करना सीरियसली फ्रेंच हिस्ट्री की सबसे बड़ी ब्लंडर थी? बहुत से हिस्टोरियंस यही मानते हैं। ड्यूप्लेक्स एक चेस ग्रैंडमास्टर की तरह लॉन्ग टर्म बोर्ड देख रहा था। उसे पता था कि शुरुआती लॉसेस के बाद अल्टीमेटली मोनोपोली मिलती जो सब कवर कर लेती। उसके अचानक हटने से उनका मोमेंटम टूट गया। उसके सक्सेसर्स में वो लोकल पॉलिटिकल एक्यूमेन नहीं था, और इसी का फायदा अंग्रेजों ने उठाया। बिल्कुल। और जब थर्ड कार्नाटिक वॉर शुरू हुआ, जो एसेंशियली यूरोप के 7 इयर्स वॉर का स्पिलओवर था, तो इंग्लिश EIC पूरी तरह तैयार थी। और इस फाइनल शोडाउन का नतीजा था 1760 का बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश। इंग्लिश जनरल आयर कूट ने फ्रेंच जनरल लैली को वर्चुअली क्रश कर दिया। 1763 की ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस ने फाइनल नेल इन द कॉफिन का काम किया। इस ट्रीटी के मुताबिक फ्रेंच को इंडिया में अपनी ट्रेडिंग पोस्ट्स रखने की परमिशन तो मिली, पर वो वहां कोई फोर्टिफिकेशंस या प्राइवेट आर्मी नहीं रख सकते थे। वो अब परमानेंटली प्योरली कमर्शियल इनक्लेव्स बन के रह गए। गेम ओवर फॉर द फ्रेंच एम्पायर इन इंडिया। सही बात है। और यहाँ से हमारे इस डीप डाइव के सबसे आखिरी और एनालिटिकल फेज में आते हैं, द सिंथेसिस। हमने इतनी डेट्स और बैटल्स डिस्कस किए, पर आखिरकार एक आइलैंड नेशन की प्राइवेट कंपनी ने बाकी सभी यूरोपियन जायंट्स और लोकल पावर्स को हराया कैसे? चलिए इन फैक्टर्स को ब्रेक डाउन करते हैं। पहला फैक्टर तो हमने डिस्कस किया, स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेडिंग कंपनीज। इंग्लिश कंपनी प्राइवेट थी, फ्लेक्सिबल थी। लंदन से डायरेक्शंस का वेट किए बिना उनके ग्राउंड कमांडर्स ऑन द स्पॉट बोल्ड डिसीजंस ले सकते थे, जबकि फ्रेंच ब्यूरोक्रेसी फाइल्स में अटकी रहती थी। दूसरा फैक्टर जो बहुत प्रोमिनेंट लगता है वो है नेवल सुपीरियरिटी और टाइमिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, राइट? हाँ, ब्रिटिश रॉयल नेवी उस वक्त तक प्रैक्टिकली इनविंसिबल हो चुकी थी। अगर इंडिया में ट्रूप्स की जरूरत होती तो नेवल ब्लॉकेज क्रिएट करके वो फ्रेंच रेनफोर्समेंट्स को आने ही नहीं देते थे। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से इंग्लैंड की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जैसे टेक्सटाइल लूम्स, मेटलर्जी और स्टीम पावर बाकी यूरोप से डेकेड्स आगे निकल चुकी थी। राइट। उनका इकोनॉमिक इंजन काफी बड़ा था। साथ ही रॉबर्ट क्लाइव और आयाकूट जैसे शार्प मिलिट्री कमांडर्स ने लोकल इंडियन सपॉइज को यूरोपियन स्टैंडर्ड्स पर ट्रेन करके एक ऐसी लॉयल फोर्स बनाई जिसका कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन इस सब में जब मैं डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा था, मुझे एक पॉइंट मिला जिसने मेरे दिमाग के जाले खोल दिए। एक ऐसी चीज जो यूजुअली बैटल्स और कैनन्स के शोर में हिस्ट्री टेक्स्ट बुक से गायब हो जाती है, द मैकेनिज्म ऑफ द डेट मार्केट। ओ यस, ये शायद इस पूरी कहानी का सबसे डिसाइसिव और लेसर नॉन मैकेनिज्म है। मिलिट्री जीतने के लिए सबसे ज्यादा क्या चाहिए? पैसा, लॉजिस्टिक्स। 1694 में इंग्लैंड ने दुनिया का पहला ट्रूली मॉडर्न सेंट्रल बैंक एस्टैब्लिश किया, द बैंक ऑफ इंग्लैंड। इसने एक रेवोल्यूशनरी फाइनेंशियल मॉडल क्रिएट किया जिसे द नेशनल डेट कहते हैं। तो इसको एकदम सिंपल टर्म्स में समझते हैं, ये मैकेनिज्म काम कैसे करता था? देखिए, इमेजिन कीजिए लंदन का एक आम नागरिक है, जैसे एक बेकर या एक कारपेंटर। उसके पास थोड़ी सेविंग्स है। ब्रिटिश गवर्नमेंट और EIC पब्लिक को गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करती थी। ये आम लोग अपने देश की वॉर्स को फंड कर रहे थे इस प्रॉमिस पर कि जीतने के बाद उन्हें एक स्टेबल गारंटीड रिटर्न या इंटरेस्ट मिलेगा। तो बेसिक पब्लिक उन्हें फंड कर रही थी। एग्जैक्टली। EIC मनी मार्केट से वर्चुअली अनलिमिटेड कैपिटल रेज कर सकती थी। इनके पास एक हाईली स्ट्रक्चर्ड रिलायबल फाइनेंशियल बैकिंग थी।
वॉर चलाने के लिए उन्हें बार-बार नए टैक्सेस नहीं लगाने पड़ते थे। दिस इज फैसिनेटिंग। और वहीं इसके बिल्कुल ऑपोजिट, जब फ्रेंच आर्मी को जंग के लिए पैसे चाहिए होते थे तो उनका स्ट्रक्चर कैसा था? उनका स्ट्रक्चर मिडीवल था। फ्रेंच मोनार्क के पास ऐसी कोई एडवांस्ड डेट फाइनेंसिंग मशीनरी नहीं थी। जब ट्रेजरी वॉर की वजह से एम्प्टी हो जाती तो किंग को फोर्स करके आम जनता, खासकर पेजेंट्स पर नए आर्बिट्री टैक्सेस लगाने पड़ते थे। डायरेक्ट टैक्सेशन ऑन द पुअरेस्ट। वाओ, दैट साउंड्स लाइक अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। इट वॉज। और जब टैक्स का बर्डन अनबेरेबल हो जाता तो लोग रिवोल्ट कर देते। फ्रांस एक्सटर्नली वॉर लड़ रहा था और इंटरनली बैंकक्रप्ट होकर रिवोल्ट्स फेस कर रहा था। उनकी क्रेडिट रेटिंग एसेंशियली 0 थी। ओह वाओ। तो अगर इस पूरी पिक्चर को मैं जूम आउट करके देखूं, ये सुप्रीमेसी की लड़ाई सिर्फ और सिर्फ मैदान जंग या समुद्री लहरों पर नहीं जीती गई थी। ये दरअसल बोर्ड रूम्स और बैंक्स में जीती गई थी। पैसा, यानी जिस तरह से उन्होंने डेट मार्केट यूज किया, ऑटोनॉमी, जो उनका प्राइवेट कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर था, और नेवी, ये तीनों ऐसी कंबाइंड फोर्सेस थी जिसके आगे ना कोई नवाब टिक पाया और ना कोई दूसरा यूरोपियन एम्पायर। दैट इज द अल्टीमेट समरी। अगर हम इन सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स से अपने शॉर्ट टेकअवेज निकालें तो इक्वेशन बहुत क्लियर है। इंडिया पर ब्रिटिश डोमिनेशन सिर्फ किस्मत या अचानक हुआ कोई कोइंसिडेंस नहीं था, जबकि पोर्चुगीज अपने रिलीजियस कन्वर्जन और इंक्विजिशन में उलझ गए। डच मर्चेंट्स ने प्योरली मैथमेटिक्स के बेसिस पर अपना फोकस इंडोनेशिया के स्पाइस आइलैंड्स पे शिफ्ट कर लिया। और फ्रेंच एक रिजिड गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी और पुअर फाइनेंसिंग के बोझ तले दब गए। वही दूसरी तरफ इंग्लिश EIC का फोकस रेजर शार्प था। उनका फोकस था अनहिंडर्ड कॉमर्स, कैपिटल अक्यूमुलेशन और रूथलेस प्रैग्मेटिज्म पर। उन्होंने इस हाईली फ्रैगमेंटेड पॉलिटिकल सबकॉन्टिनेंट का सिस्टमैटिकली लेयर बाय लेयर बिजनेस की तरह टेक ओवर किया। तो हम इस डिटेल्ड एनालिसिस के एंड पर आ गए हैं। शुरुआत में हमने एक सिंपल सवाल पूछा था कि कैसे एक ग्लोबल ट्रेड सेंटर एक लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम की वजह से कॉलोनाइज्ड हो गया। कैसे D2C रास्ते की खोज ने पूरी दुनिया का ज्योग्राफी और पावर स्ट्रक्चर हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन इस शो को रैप अप करने से पहले मैं सुनने वालों के लिए एक प्रोफाउंड थॉट छोड़कर जाना चाहता हूं। एक ऐसी चीज जिस पर शायद हम कभी सोचते नहीं हैं। सही बात है। जरा सोचिए, अगर 18वीं सेंचुरी में फ्रेंच मोनार्क ने बिजनेस को अपनी ब्यूरोक्रेसी से कंप्लीटली अलग रखा होता, अगर डुप्लेक्स को वापस ना बुलाया गया होता, या फिर सबसे बड़ा व्हाट इफ, अगर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बैंक ऑफ इंग्लैंड और उस एडवांस्ड डेट मार्केट का फाइनेंशियल फ्यूल ना मिलता, तो क्या आज इस सब कॉन्टिनेंट का आकार, यहाँ की मॉडर्न आबादी की ऑफिशियल भाषा, यहाँ का ब्यूरोक्रेसी मॉडल और हमारा कल्चरल माइंडसेट पूरी तरह से फ्रेंच होता? हम सबको सोचना चाहिए कि ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हमारी पूरी मॉडर्न हिस्ट्री, हमारा पूरा वजूद आखिर में किसी मैदाने जंग के नतीजे पर नहीं, बल्कि सेंचुरीज पहले बनाए गए एक लोन स्ट्रक्चर और स्टॉक मार्केट की एफिशिएंसी पर निर्भर करता है। इस जियोपॉलिटिकल बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में जरूर सोचिए।